क्लासेस। जय माता दी बच्चों। और फिर एक बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल द्वारा रचित दो उनकी कविताएं नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। तो इन कविताओं को पढ़ने और उनके शब्दार्थ को समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम अरुण कमल जी के बारे में ले लेते हैं। तो अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जनपद के नासरीगंज में हुआ है। कब हुआ है? 15 अगस्त 1954 को। अभी ये वर्तमान में पटना में प्राध्यापक है। अपनी कविताओं के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें अनेकों पुरस्कार उसके अलावा भी मिले हैं। अब इनकी भाषा शैली थोड़ी सी जान लेते हैं। इनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन अनेक लय और छंदों का समावेश इनकी कविताओं में मिलता है। कविता में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण ये आसानी से करते हैं। इनकी भाषा में विविधता के दर्शन मिलते हैं। इनकी कविताओं में शोषण व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश दिखाई पड़ता है, लेकिन नफरत के खिलाफ एक नया निर्माण भी इनकी कविताओं में देखने को आपको मिलेगा। तो इनकी कृतियां हैं केवल अपनी धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। तो चलिए पहले नए इलाके में पढ़ लेते हैं और इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढला हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। अब शब्दार्थ। इलाका अर्थात क्षेत्र, अक्सर अर्थात प्रायः, ताकता अर्थात देखता, ढहा अर्थात गिरा हुआ, एक मंजिला अर्थात एक मंजिला वाला, ठकमकाता अर्थात रुक रुक कर। अब आते हैं भावार्थ पर। कवि परिवर्तनशील दुनिया के बारे में कहते हैं कि उस समय मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ जब भी जाता हूँ उस क्षेत्र में नए मकान बन रहे हैं। उस स्थान पर हो रहे बदलाव के कारण कवि अक्सर जो है अपना रास्ता भूल जाता है। अपने आने जाने के रास्ते के लिए जो उसने पहचान बनाया हुआ था, जो निशान चिन्ह बनाए थे, वे मिटकर गायब हो गए हैं और उन निशानों को ना पाकर कभी अक्सर धोखा खा जाता है, अर्थात वह भूल जाता है उसे कहाँ से मुड़ना या रुकना है। अपने उन पुराने निशानों में वह पीपल का पेड़ और गिरा हुआ मकान खोजता है। वह उस ज़मीन के खाली टुकड़ों को भी खोजता है जहाँ से उसे बाएं मुड़ना था। उस मोड़ के 2 मकान बाद ही बिना रंगा लोहे का एक फाटक हुआ करता था, एक मंजिला मकान था। नित्य अर्थात कि हमेशा नए बनते मकानों के कारण उस सभी निशान जो है और संकेत का पता नहीं है, और कभी अपने घर को ठीक ठाक न पहचान कर एक मकान पीछे रुक जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए 2 मकान आगे पहुंच जाता है। कभी धीरे धीरे आगे इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपने घर का ठीक ठाक अनुमान नहीं हो पाता है। अब दूसरा पैराग्राफ। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब शब्दार्थ। स्मृति अर्थात याददाश्त, वसंत अर्थात पेड़ पौधों
जिस समय पल्लवित होते हैं, खिलते हैं। पतझड़ वह ऋतु जिसमें पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं। बैसाख अर्थात भारतीय पंचांग के अनुसार गर्मी का एक महीना। भादो अर्थात वर्षा ऋतु का एक महीना। ढहा रहा अर्थात कि बरसता हुआ। आकाश अर्थात कि आसमान। अब आते हैं भावार्थ पे। कभी अपने क्षेत्र में रोज नए नए बनते मकानों से कुछ परिवर्तन में से वो विषय में कहता है कि इस क्षेत्र में रोज कुछ न कुछ नया निर्माण हो रहा है और रोज कुछ नया घटित हो रहा है। उसे अब अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं रहा। परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि एक दिन में दुनिया पुरानी पड़ती जा रही है। उस एक दिन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि ऐसा लगने लगता है जैसे कि वसंत ऋतु आ गया हो और पतझड़ ऋतु जो है वो लौट चुका हो। बैसाख अर्थात गर्मी का आरंभ हो गया हो और भादव अर्थात वर्षा ऋतु बीतने के महीने में वो लौट रहा है। कवि को अपना हर घर को पहचानने में केवल एक ही उपाय नज़र आ रहा है कि वह हर घर हर दरवाज़ा पर दस्तक दे, यानी कि खटखटाए और पूछे क्या यह वही घर है जहाँ से वह सुबह निकल कर गया था। कवि कहता है कि उसके पास सचमुच बहुत कम है, समय जो है वो बहुत कम है, अर्थात सारा समय घर को खोजने में लग गया है। ऐसा लगता है कि आकाश वर्षा करने वाले बादलों से ढक रहा है। किसी भी क्षण वर्षा हो सकती है। लोग छतों पर आएंगे और तब कवि को पहचान कर ऊपर से ही कोई आवाज़ लगा ले कि यह तुम्हारा ही घर है। अब ये कविता समाप्त हुई। अब दूसरी, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए, पहला पैराग्राफ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पास, कूड़े करकट के ढेरों के पास, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शब्दार्थ। नाला अर्थात गंदे पानी के निकलने का रास्ता। बदबू अर्थात दुर्गंध। कूड़ा करकट अर्थात रद्दी कचरा। टोला अर्थात छोटी बस्ती। अब आते हैं भावार्थ पे। कभी खुशबूदार अगरबत्तियों और धूप बनाने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जिस जगह का वर्णन वो कर रहे हैं जहाँ वो खुशबू रचते अर्थात अगरबत्ती, खुशबूदार चीज़ें, अगरबत्ती धूप बनाने वाले लोग रहते हैं। अनेक पतली तंग गलियों के बीच, कई बदबूदार नालों के पास, कूड़े कचरे के ढेर से युक्त वे स्थान जहाँ चारों ओर बदबू व्याप्त है, मतलब चारों ओर बदबू फैली हुई है, उस जगह पर छोटी सी बस्ती के लोग जीवन के सुगंध बिखेरने वाले हाथ इस भयावह और भयानक स्थिति में, दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिताने को बेबस है। अब दूसरा पैराग्राफ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे फटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब भावार्थ। कवि खुशबू रचने वाले हाथों का वर्णन करते हुए कहता है कि खुशबू की रचना करने वाले हाथ किसी विशेष लोगों के नहीं हैं, हर उम्र के लोगों के हैं। उनमें कुछ हाथों के नसें उभरे हुए हैं, कुछ हाथों के नाखून घिसे हुए हैं, कुछ की उम्र ढल चुकी है, जिनके नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। कुछ हाथ पीपल अर्थात नए पत्तों के समान, अर्थात कि बच्चे भी काम कर रहे हैं वहाँ पर। कुछ हाथ जूही के सुगंधित पुष्प, खुशबूदार डालियाँ, अर्थात कि लड़के और लड़कियाँ, जवान लड़के लड़कियाँ भी वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ हाथ कटे पिटे और गंदे हैं, तो काम करते करते कुछ हाथ जख्मी भी हो गए हैं, वे भी काम करने लगे हुए हैं। मतलब जख्मी होने के बावजूद वे काम कर रहे हैं। जख्मी हाथ भी काम करने को विवश हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग अत्यंत गरीब हैं और अभाव में जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार तरह तरह के लोगों को सामाजिक विषमताओं के शिकार हैं। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने के लिए धूप और अगरबत्तियाँ बनाने के कार्य में लीन है। तीसरा पैराग्राफ। यही उस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शब्दार्थ। मुल्क अर्थात देश, मशहूर अर्थात
प्रसिद्ध केवड़ा अर्थात छोटा खुशबूदार पौधा, खस अर्थात पोसता, रचते अर्थात बनाते या निर्माण करते। अब आते हैं भावार्थ। कवि कहता है कि यहाँ इसी बदबूदार स्थान पर देश की मशहूर सुगंधित अगरबत्तियाँ बनती हैं। इसमें गंदे मोहल्ले जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ रहने वाले लोग केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी वाली सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी, सबसे गंदे स्थान पर रहने वाले लोग दुनिया भर में फैलने वाली खुशबू, मतलब कि गंदी जगह पर रहने वाले लोग खुशबू बिखेरते हैं अर्थात धूप और अगरबत्तियाँ को बनाते हैं। इस प्रकार लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले लोग स्वयं जो है बदबूदार स्थानों पर रहने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि वो अभावग्रस्त है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? इस कविता के द्वारा कवि ने उस गरीबी रेखा को दिखाया है जो कि ऊंचे उस गली और गंदे नालों में रहते हैं, लेकिन उनकी खुशबू जो है बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े मकानों तक पहुंचती है, लेकिन वो खुद बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं ऐसी जगह रहने के लिए। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें।